इमेजिन करें कि मेरे पास एक स्केलर फंक्शन हो जो कि मल्टीपल वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करे, लेट्स से कि एक्स और वाई के ऊपर कर रहा है। अगर आप चाहें तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसे अपने एनालिसिस के अंदर फ़िलहाल नहीं रखेंगे। अब अगर मैं अपने 3D स्पेस के अंदर जाना चाहूँ और यहाँ अपने 2D स्पेस के अंदर यानी कि एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो जब भी मैं कोई भी एक पेयर बनाऊँगा, एक ऑर्डर्ड पेयर, और उसे अपने फंक्शन के अंदर पुट करूँगा लेट्स से, तो मेरे पास एक हाइट आएगी। इसे मैं कहूँगा ये मेरी फंक्शन की वैल्यू है। इन तमाम पॉइंट्स से बनती हुई जो चादर है हमारे पास, उसे हम कहते हैं सरफेस। अब इमेजिन करें कि मेरे पास ये सरफेस आ गई, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या है। जब मैं एक्स डायरेक्शन में मूव करूँ तो मुझे पता चले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब तक मैं वाई को स्टेशनरी रखूँ, और जब मैं वाई के अंदर मूव करूँ तो एक्स को कांस्टेंट कंसिडर करते हुए सिर्फ वाई का चेंज मेजर करूँ। इन सब की वजह से जो मेरे पास चेंज आएगा उसको मैं कहूँगा डी एफ, यानी कि मेरे फंक्शन के अंदर कितना चेंज आया। इसको मैं चेन रूल इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स डी एक्स प्लस पार्शल एफ बाय पार्शल वाई डी वाई, यानी कि सिर्फ एक्स के डायरेक्शन में एक्स का चेंज, सिर्फ वाई के अंदर वाई का चेंज। अगर मैं इस पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स को m कह दूं और इस पार्शल एफ बाय पार्शल वाई को n कह दूं, तो ये वही फॉर्म है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं अपनी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में। यूजुअली जिस तरह हम लिखा करते हैं, हम इसे इक्वल टू 0 पुट किया करते हैं आउट ऑफ कन्वेंशन। अब जब भी आपके पास इस फॉर्म के अंदर कोई भी इक्वेशन आएगी, आपने स्ट्रेट अवे उस पर काम करना स्टार्ट नहीं करना। पहले एक एनालिसिस ये होता है कि क्योंकि ये भी सेम फंक्शन से आ रहा है, ये भी सेम फंक्शन से आ रहा है, ये बस उस फंक्शन का x डेरिवेटिव है और ये उस फंक्शन का y डेरिवेटिव है, तो हम ये चाहेंगे फंक्शंस के डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके हम लोग इस तरह का एक कंपैरिजन करें। अगर मैं इसका रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लूँ और इसका रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले लूँ और ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल भी आ जाएं, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाईजान, ये मेरे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स ही थे और इन्हें मैं अब इंटीग्रेट कर सकता हूँ जिस भी मेथड से इन्हें इंटीग्रेट किया जाता है। अलबत्ता समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन आ जाती हैं चीज़ें जिनकी वजह से कुछ कैंसिलेशन हो जाया करती है। जब हम दोबारा ये एनालिसिस करते हैं तो ये ट्रू नहीं होता क्योंकि सर्टेन कैंसिलेशन हो जाती है। अब ये कैसे पता किया जाए कि कोई रैंडम फंक्शन और एक बहुत ही और रैंडम फंक्शन को आपस में साथ जोड़कर लिख दिया गया है? ऐसे में तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स नहीं होंगे और इन्हें हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में उस तरह भी नहीं इस्तेमाल कर सकते जिस तरह हम चाहते हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि क्या मेरे पास ये जो फॉर्म है इससे कोई ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई की जा सकती है जिससे मेरे पास रिजल्ट वापस उसी फॉर्म में आ जाए। तो ऐसे में हम एक इंटीग्रेशन फैक्टर, जिसकी डेरिवेशन आप बाद में कभी देख सकते हैं, अगर हमारे पास वो इंटीग्रेशन फैक्टर सिर्फ x पे डिपेंड करता है तो u, और सिर्फ अगर वो y पे डिपेंड करे तो u, इस पूरी इक्वेशन से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इन थ्योरी ये एनालिसिस पॉसिबल हो जाना चाहिए। अलबत्ता देयर आर प्रॉब्लम्स एंड देयर आर कंडीशंस जहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अव्वल तो अगर वो फंक्शन x और y दोनों का हुआ ये इंटीग्रेशन फैक्टर, तो हम ये काम नहीं कर सकते, और प्लस टोपोलॉजी के कुछ और मसाइल अगर हुए तो भी नहीं कर सकते। और सबसे अव्वल हम तब नहीं कर सकते जब हमारी फील्ड नॉन कंजर्वेटिव हो। अगर हमारे पास हमारे आने वाली फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है भाई, तब तो ये एनालिसिस लग ही नहीं सकता। इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक वन ऑफ दोज ग्रेडियंट थिंग्स। इसके अंदर एक ये भी कंडीशन आती है कि अगर आपकी जो भी फील्ड बनती है उसके कर्ल को आप किसी तरह कुछ मल्टीप्लाई करके 0 कर दें, तब भी आपका एनालिसिस वैलिड होगा। लेकिन लेट्स से कि अब आप ये भी नहीं कर सकते, फिर तो कोई चांस ही नहीं बनता। मैं आई थिंक दिस इज़ अ गुड पॉइंट टू स्टॉप।